नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट, जो आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है, महत्वपूर्ण है। तो आप जो तैयारी कर रहे हैं, थ्योरी आप पढ़ रहे होंगे हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, इकोनॉमी की, करंट अफेयर की, साइंस की, तो उस थ्योरी की स्टडी के साथ साथ आपके लिए ये जरूरी है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। आपके सामने है क्लास आज की, सभी लोग जुड़ जाइए क्लास के साथ। पहला प्रश्न है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द पावर टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के द्वारा जो मौलिक अधिकार मिले हुए हैं उनको एनफोर्स करना, उनको लागू करने की शक्ति किसके पास है। भारतीय संविधान के द्वारा जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं भारत में रहने वाले लोगों को, तो वो मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसके पास है? क्या भारत के सभी न्यायालयों के पास है, या संसद के पास है, या राष्ट्रपति के पास है, या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास है? तो बिल्कुल याद रखेंगे आप, भारत में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको लागू करने की शक्ति किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऐसा कर सकते हैं। अगर इनका उल्लंघन हो तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के जरिए लागू करेगा, रिट जारी करेगा, और हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के जरिए रिट जारी करेगा। ठीक है, तो ये पावर है, सुप्रीम कोर्ट को पावर है आर्टिकल 32 के अनुसार, और हाई कोर्ट को पावर है 226 के अनुसार। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है आपको। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है आंसर हो जाएगा। आगे बात करें हम, तो यहां पे दिया है वही आर्टिकल 13 इस बात की परमिशन देता है कि अगर कोई ऐसा कानून संसद के द्वारा या राज्य की विधायिकाओं के द्वारा बना दिया जाता है जो मौलिक अधिकारों के विरोध में जाता है या किसी भी तरह से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो वो कानून ऑटोमेटिक जो है वॉइड करार दे दिया जाएगा। वॉइड यानी कि निरस्त कर दिया जाएगा उस कानून को। ऐसा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 बोल रहा है। अनुच्छेद 13 जो है, जो आर्टिकल 13 है, वो फंडामेंटल राइट में ही आता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट में जो आर्टिकल हैं वो 12 से लेकर 35 तक हैं। फंडामेंटल राइट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने अमेरिका से लिया है। कॉन्सेप्ट कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है हमने कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो याद रखेंगे, आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है? अगला प्रश्न है आपके सामने। हाँ ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। भारत में मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए हमें इन कथनों को पढ़ना है। भारत में मौलिक अधिकार को ध्यान में रखते हुए हमें इन कथनों को पढ़ना है। तो पहला है, दे आर गारंटी अगेंस्ट स्टेट एक्शन। स्टेट एक्शन के विरोध में ये गारंटी है। 22वां, तो बिल्कुल सही है। राज्य मनमानी नहीं कर सकता, अधिकार हमें मिले हुए हैं, मनमानी नहीं कर सकता, वो ठीक है। दूसरा, दे आर एनमरेटेड इन पार्ट 3, भारतीय संविधान के भाग 3 में इनका जिक्र है मौलिक अधिकारों का, ये भी सही बात है। तीसरा, इनके जरिए सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड किया जाता है लोगों को, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया जाता है लोगों को, ये भी सही बात है। दे आर अनलाइक बिल ऑफ राइट्स इन यूएसए। यूएसए में जो बिल ऑफ राइट है उस जैसे नहीं है ये, तो ये गलत है। अमेरिका में जो बिल ऑफ राइट है ठीक वैसे ही है हमारे भारत में फंडामेंटल राइट्स। तो 3 सही हो जाएंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला, दूसरा और तीसरा सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, याद रहेगा। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द वर्ल्ड बैंक, यानी कि निम्नलिखित में से किससे मिलकर वर्ल्ड बैंक बनी होती है। तो हम बात कर रहे हैं विश्व बैंक की, विश्व बैंक किस किस से मिलकर बनी होती है?
तो इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी कि आईबीआरडी विश्व बैंक का ही हिस्सा है, और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन आईएफसी भी विश्व बैंक का हिस्सा है। आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन भी विश्व बैंक का हिस्सा है। इसके अलावा MIGA मीगा और इसके अलावा OCSID, ये इन पांचों से मिलकर विश्व बैंक बनी होती है। इन पांचों से मिलकर विश्व बैंक बनी होती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड विश्व बैंक का पार्ट नहीं है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को विश्व बैंक के साथ ही जो है स्थापित किया गया था। ठीक है, तो जो IMF है, IMF ये अलग है। विश्व बैंक का उद्देश्य है जो है सामाजिक विकास के लिए लोन देना, देशों को सामाजिक विकास के लिए देशों को कर्ज देना, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का उद्देश्य है आर्थिक विकास के लिए लोन देना। तो ध्यान रखेंगे, विश्व बैंक का उद्देश्य है सामाजिक विकास के लिए लोन देना, सामाजिक विकास इसका उद्देश्य है, और IMF का उद्देश्य है आर्थिक विकास। IMF का उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास। ठीक है, याद रहेगा। चलो, तो ये लिखे हुए हैं किसकी स्थापना कब हुई है, इन पांच से मिलकर बना होता है ISCID। तो यहां याद रखेंगे ISCID। ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। क्लियर? आगे देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ऑथर्ड अ बुक इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी गांधीयन ब्लूप्रिंट। ये किताब का नाम है एक, इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी द गांधीयन ब्लूप्रिंट। किसने लिखी है ये किताब? किसने लिखी है ये किताब? तो ध्यान रखना, ये चरण सिंह ने लिखी है। ये किताब किसने लिखी है? चरण सिंह ने। तो किताब का नाम है इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी द गांधीयन ब्लूप्रिंट। ये चरण सिंह ने लिखी है। चरण सिंह के बारे में बताइए आप कमेंट करके, चरण सिंह कौन है? सबने सुना होगा। फिर है आपको एक तरफ लिस्ट 1 दी है, दूसरी तरफ लिस्ट 2 दी है। आपको मैच करके बताना है कौन सा युद्ध कब हुआ था, कौन सा युद्ध कब हुआ था। ठीक है, ये बताना है आपको। तो देखिए, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ, बैटल ऑफ प्लासी। और फिर जो है बैटल ऑफ कलिंगा 261 BC में हुआ। बैटल ऑफ हल्दी घाटी ये 1576 में हुआ। बैटल ऑफ तराइन, तराइन का युद्ध 1192 में हुआ। ठीक है, तो सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो इतिहास में ये इवेंट, आपको जो खास खास इवेंट है वो आपको इवेंट याद रखनी है। इसी प्रकार एक और सवाल है SI जिसमें एक तरफ रूलर के नाम दिए हैं और दूसरी तरफ उनका मकबरा कहां बना है। इधर दे दिए हैं शासक और यहां उनके मकबरा। तो किसका मकबरा कहां बना है ये आपको बताना है। ठीक है, तो बाबर का मकबरा बना है काबुल में, बाबर का मकबरा काबुल में बना है, और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बना है, और अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में बना है, सिकंदरा आगरा, और जहांगीर का मकबरा लाहौर में बना है। तो बी आंसर हो जाएगा इसका। क्या आंसर होगा? बी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, यानी कि लैंडलॉक्ड मतलब स्थल रुद्र, यानी कि ऐसा कौन सा देश है जो चारों तरफ से जमीन जमीन से घिरा हुआ है, पानी नहीं है। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में एक तरफ अरब सागर है, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी है। तो इंडिया लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है, लेकिन ऐसे देश भी हैं जिनके चारों दिशाओं में से कहीं भी कोई बॉर्डर पानी से नहीं लगता, चारों तरफ जमीन ही जमीन है। तो लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी है इसमें? 27वां प्रश्न, 27वां प्रश्न। तो हंगरी, हंगरी लैंडलॉक्ड कंट्री है। हंगरी के चारों तरफ जो है भूमि ही भूमि है। यहां देखिए, ये है हंगरी, हंगरी के चारों तरफ जो है भूमि ही भूमि है। अब यहां कुछ नाम दिए हैं आपके सामने कि एशिया की लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी है, यूरोप की लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी है, अफ्रीका की लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद करके रखना है। और जो हंगरी की हम बात कर रहे हैं वो यूरोप का देश है, ये रहा हंगरी।
हंगरी जो है यूरोप में आता है। ठीक है, तो याद रहेगा, ये याद रहेगा, बताइए एक बार, क्लियर है? चलो आगे हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस? निम्नलिखित में से वो कौन सा देश है जहां चावल उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? निम्नलिखित में से वो कौन सा देश है जहां चावल उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? तो चाइना मतलब चावल, चाइना मतलब चावल, तो चीन में चावल उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। चाइना मतलब चावल, चीन में सबसे ज्यादा उत्पादन चावल का होता है। फिर है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च्ड, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान लॉन्च किया है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया है, किस राज्य में शुरू किया है? किस राज्य में शुरू किया है? तो भैया झारखंड में शुरू किया है। ये ट्राइबल पीपल के लिए है, जनजातीय समुदाय के लिए है, तो ये याद रखना है, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में शुरू किया है, ये रहा, झारखंड में शुरू किया है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। तो याद रहेगा, ये कुछ डिटेल है जो आपको पढ़ना है। फिर है आपका, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली डिक्लेयर्ड देसी काउ एज अ राज्य माता गौ माता? निम्नलिखित में से वो कौन सा राज्य है जिसने डिक्लेयर किया है राज्य माता गौ माता? जो देसी गाय है ना, देसी गाय, इंडिजीनियस गाय, जो देसी गाय होती हैं उनको राज्य माता गौ माता का दर्जा दिया है, तो वो कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य है? तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में राज्य माता गौ माता ये कहा गया है, जो देसी गाय हैं उनको राज्य माता गौ माता कहा गया है। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलो अब देखिए, यहां जो मैंने आपसे बोला था, ये जो चीज आपको याद रखनी है, लैंडलॉक्ड कंट्री के बारे में आपको याद रखना है। एक बार हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी तो चलो हंगरी पूछा है, कोई दूसरा भी तो पूछ सकता है। तो एशिया की अगर हम बात करें तो एशिया की लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी हैं? अफगानिस्तान, भूटान, लाओस, नेपाल, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और वहां उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, मंगोलिया। ये आपकी जो है एशिया की लैंडलॉक्ड कंट्री है। वहीं यूरोप की लैंडलॉक्ड कंट्री के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रिया, हंगरी, लग्जमबर्ग, सर्बिया, स्विट्जरलैंड, एंडोरा, चेक रिपब्लिक और मैसिडोनिया और मोल्डोवा, सैन मैरिनो, स्लोवाकिया, बेलारूस, और इसके अलावा वेटिकन सिटी। वही लैंडलॉक कंट्री अफ्रीका की बात करें हम तो अफ्रीका की बुर्किना फासो, माली, रवांडा, युगांडा, जाम्बिया, बुरुंडी, जिम्बाब्वे, बोस्वानिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इथोपिया, मलावी, साउथ सुदान एंड स्विट्जरलैंड, स्वाजीलैंड। ठीक है, ये आपको लैंडलॉक्ड कंट्री याद रखनी है। क्लियर? तो ये हमने डिस्कस किए हैं। अभी फिलहाल आपके लिए सवाल है। सवाल आपके लिए क्या है? आपके लिए सवाल है, सवाल नंबर 1 मैंने डिस्कस भी किया है, बस आपको बताना है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये बताना है। दूसरा, 0 डिग्री देशांतर वाली जो लाइन है, 0 डिग्री देशांतर वाली रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? कितने देशों से होकर गुजरती है, ये बताना है आपको। तीसरा आपको बताना है, जो मकर रेखा है, मकर रेखा किन देशों से होकर गुजरती है। चौथा आपको बताना है, आरबीआई के
वर्तमान गवर्नर कौन है? वर्तमान गवर्नर कौन है? पांचवा आपको बताना है, बजट तैयार कौन करता है? भारत में बजट तैयार कौन करता है? सरकार में बजट तैयार करने का काम कौन करता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये एक साइड में हो जाता हूं, देख लीजिए इसको। इनके जवाब आपको बहुत अच्छे से देने हैं, इनके जवाब आपको बहुत अच्छे से देने हैं। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किए। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।